नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल नोट्स पर आधारित है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम यूपी के जो नए जिले बने हैं उनकी बात करेंगे। फिर तहसीलों, नगर निकायों और पंचायतों को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि स्टेट के डेवलपमेंट अथॉरिटीज कैसे काम करती हैं। तो शुरुआत करते हैं साल 1997 में बने जिलों से। और इस सफर में हमारा पहला पड़ाव है बलरामपुर। हाँ, तो 25 मई 1997 इस दिन गोंडा और सिद्धार्थनगर जिलों के कुछ हिस्सों को लेकर एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम रखा गया बलरामपुर। और इसकी एक खास बात यह है कि ये राप्ती नदी के ठीक किनारे बसा हुआ है। अच्छा, इससे बस कुछ ही दिन पहले यानी 20 मई को वाराणसी से भी एक नया जिला लग हुआ था और इसका नाम है चंदौली। अब देखिए, चंदौली के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहीं पे उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मतलब चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मौजूद है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। अगला जिला है श्रावस्ती। इसे 22 मई को बहराइच से अलग करके बनाया गया था। देखिए, बौद्ध धर्म के लिहाज से ये जगह बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश यहीं दिए थे। अब हम आ गए हैं सितंबर 1997 में। इस महीने की 6 तारीख को गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया गौतम बुद्ध नगर जिला। और ये जिला हिंडन नदी के तट पर बसा है। और दिलचस्प बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 5 सितंबर को बस्ती और सिद्धार्थनगर जिलों के भी कुछ हिस्सों को मिलाकर संत कबीरनगर जिले का गठन हुआ था। तो ये तो थे कुछ जिले। चलिए अब अपनी टाइमलाइन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 1997 और उसके बाद बने कुछ और नए जिलों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 18 सितंबर को फर्रुखाबाद से अलग होकर बना कन्नौज जिला। और कन्नौज का नाम आते ही क्या याद आता है? जी हाँ, इत्र। इसे भारत की इत्र की राजधानी भी कहा जाता है। और फिर से एक दिन पहले की बात करते हैं। कन्नौज से ठीक एक दिन पहले 17 सितंबर को इटावा जिले से औरैया जिले का गठन किया गया। अब चलिए जरा समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं साल 2008 में। यहां 17 अप्रैल को एटा जिले से अलग करके कासगंज को एक नए जिले के तौर पर स्थापित किया गया। साल 2011 तो काफी एक्शन पैक्ड रहा। सोचिए, 28 सितंबर को एक ही दिन में तीन नए जिले बना दिए गए, संभल, हापुड़ और शामली। और एक और मजेदार बात, इन तीनों के ही पहले कुछ और नाम हुआ करते थे जो बाद में बदले गए। और हमारी इस लिस्ट का आखिरी जिला है अमेठी। इसका गठन 1 जुलाई 2010 को रायबरेली और सुल्तानपुर के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। ये राज्य के सबसे नए जिलों में से एक है। तो ये तो थी जिलों की कहानी। अब चलिए एडमिनिस्ट्रेशन में एक लेवल और नीचे उतरते हैं और बात करते हैं तहसीलों की। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 351। पूरे उत्तर प्रदेश राज्य को इतनी ही तहसीलों में बांटा गया है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये तहसीलें, जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट्स भी कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती हैं। तो ये जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, सबसे ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम। और ये पूरी चेन नीचे गांव के लेवल तक जाती है जहां लेखपाल काम करते हैं। ये एक पूरा हायरार्की है। अच्छा, अब तक हमने जिलों और तहसीलों की बात की। अब थोड़ा रुख बदलते हैं और शहरी इलाकों की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 मेन तरह की जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो कैसे काम करती हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 मेन टाइप हैं। पहला है नगर पालिका परिषद। ये उन शहरी इलाकों के लिए है जिनकी आबादी 1 लाख से 5 लाख के बीच होती है। और दूसरा है नगर पंचायत। ये उन कस्बों के लिए है जहाँ की आबादी 15,000 से 1 लाख के बीच हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य में नगर पंचायतों की संख्या नगर पालिका परिषदों से कहीं ज्यादा है। अब शहरों से निकलकर थोड़ा गांव की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के पंचायती सिस्टम और राज्य को जो अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स में बांटा गया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को मेनली 4 इकोनॉमिक जोन्स में बांटा गया है। और हर जोन का पॉलिटिकल वेट कितना है ये वहां की विधानसभा सीटों से पता चलता है। और इस मामले में 162 सीटों के साथ पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न रीजन सबसे आगे है। तो इन्हीं 4 क्षेत्रों में से एक है बुंदेलखंड। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से 7 जिले आते हैं। ये हैं झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। अब ग्राम पंचायतों की बात करें तो यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आती है।
इनकी कुल संख्या को लेकर अलग-अलग सरकारी सोर्सेज में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। एक सोर्स कुछ कहता है, दूसरा कुछ और, जो शायद दिखाता है कि इतनी बड़े लेवल पर डेटा इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो सकता है। चलिए, अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम राज्य के अलग अलग डेवलपमेंट और हाउसिंग से जुड़ी अथॉरिटीज के नंबर्स पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की। इनकी संख्या है 5 और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कुछ खास इलाकों के डेवलपमेंट पर फोकस करती हैं। इन स्पेशल अथॉरिटीज़ के अलावा 28 और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो बड़े पैमाने पर अलग-अलग रीजन्स के विकास का काम देखती हैं। और आखिर में आते हैं हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स। पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी कुल संख्या है 54। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक बहुत ज़रूरी रोल निभाते हैं। तो इन सभी नंबर्स और स्ट्रक्चर्स को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य के करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आखिर कैसे असर डालता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सीधे तौर पर गवर्नेंस और लोगों से जुड़ा सवाल है।